हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्पेशली आपकी यूपीपीएससी जो आपका आर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको जो भी उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको टॉपिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये क्लास आपकी पर डे इसी प्रकार से चलने वाली है। एक आपकी ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी और जो दूसरी आपकी जो क्लास 7:30 बजे स्टार्ट होती है वो आपकी पर डे वो तो चलती ही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात करते हैं पहले की। देखिए मैं इसमें बहुत सारे टॉपिक लेकर आया हूँ, जैसे कि अपना जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, अपने अनुच्छेद हैं, घास के मैदान हैं और पदों की आयु के बारे में बहुत से टॉपिक लेकर आए हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल से, मतलब अनुच्छेद से हम शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे कि पहला अनुच्छेद दिया है, पहला अनुच्छेद दिया है आपका संघ राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहला आर्टिकल है संघ राज्य और उसका क्षेत्र। आर्टिकल 2 की बात करते हैं तो आर्टिकल 2 में है नए राज्य का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश होगा तो वो आपका आर्टिकल 2 के द्वारा होगा, आप इसको भी याद रखेंगे। यहां बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 है राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन। जो राज्य हैं उनके नाम सीमा या फिर उनकी सीमा बढ़ाना या उनके नाम में परिवर्तन करना, ये एक राज्य में से 2 राज्य बनाना, ये भी सब किसमें आर्टिकल 3 में है। और आप इसको याद रखेंगे जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो संविधान में आर्टिकल 2 और 3 से किया जाएगा वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं, देखिए 5 से 11 आपकी नागरिकता है। ठीक है, 5 से 11 क्या है आपकी नागरिकता। बात करते हैं आर्टिकल 14 की, मतलब 14 की। आर्टिकल 14 में आपका है विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष समानता। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 में आपका है धर्म मूलवंश के साथ भेदभाव नहीं, मतलब धर्म के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजन के बारे में जो बताता है वो आर्टिकल आपका 16 बताता है, लोक नियोजन के बारे में। आर्टिकल 17 की यदि मैं बात करता हूं तो अस्पष्टता का अंत, मतलब छुआछूत का जो अंत है वो आपका आर्टिकल 17 बताता है, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 18 आपका बताता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 आपका बताता है वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी, आर्टिकल आपको 19 बताता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता कौन बताता है, ये आपका आर्टिकल 21 बताता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 का बहुत महत्वपूर्ण, आर्टिकल 21 का किसका, शिक्षा का अधिकार। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 21A मतलब का। आर्टिकल 32, देखिए आर्टिकल 32 क्या है आपका, आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अंत। आर्टिकल 32 से यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब बता, आप पूछेंगे कौन कौन से, तो मैं बताता हूं आपको कौन कौन से बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बनता है आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 से पहला बनता है कि इस आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने कहा। दूसरा, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 रीटें जारी करता है आर्टिकल 32 के द्वारा, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अंत आर्टिकल 32 के द्वारा। तो आर्टिकल 32 से 3 क्वेश्चन बने और तीनों के तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बात करते हैं 39 का की। ठीक है, तो यह निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब जो कानूनी सहायता है, वकील वगैरह जो है वो आपको निःशुल्क दिए जाएंगे कुछ काम उसके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं 39 का की, तो मैंने बताया निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो आर्टिकल 40 आपका बताता है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत का गठन आपका आर्टिकल 40 बताता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आर्टिकल 44 की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 44 आपको समान सिविल संहिता के बारे में बताता है। समान सिविल संहिता के बारे में कौन बताता है, आपका आर्टिकल 44 बताता है। और आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 44 लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य आपका गोवा है, इसको भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं आर्टिकल 48 का की। 48 का जो है ये आपका पर्यावरण का संरक्षण, आर्टिकल 48 का के द्वारा क्या है, पर्यावरण का संरक्षण। आर्टिकल आपका मतलब अनुच्छेद 48 का। अब यहां तक अपनी बात कर ली, अब आते हैं यहां से आर्टिकल 50 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 50 की यदि बात करते हैं नगर पालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण, नगर पालिका और न्यायपालिका का पृथककरण जो है आपका आर्टिकल 50 के द्वारा होता है, इसको आप याद रखेंगे। 51 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में आपका आर्टिकल मतलब अनुच्छेद नंबर 51 बताता है। आपका 51 का की बात करते हैं, 51 का ये मौलिक कर्तव्य के द्वारा, मौलिक कर्तव्य है। ये 51 का जो बताता है वो आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। जो 51 का है
51 का जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका 42वां संविधान संशोधन होता है और 1976 में होता है, उसके द्वारा जोड़े जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछा है कि 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और ये किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। आर्टिकल 52 की बात करते हैं। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 क्या है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, आर्टिकल 53 में बताया गया है। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण देखिए, आपके 395 जितने भी आर्टिकल हैं, मैं आपको आज मैंने 50 आर्टिकल लिए हैं जो महत्वपूर्ण 50 आर्टिकल मतलब 50 तक जो महत्वपूर्ण थे उनमें से ले लिए। उसके बाद में 50 से हम 100 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण होंगे या आपके 150 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण होंगे वो हम अगली वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में और अन्य भी टॉपिक लेंगे, जैसे कि हमने इसमें बहुत से टॉपिक लिए हैं मैंने जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हैं। तो जैसे कि मैंने अब लिया जैन धर्म। अगला पॉइंट कौन सा आपका? जैन धर्म। देखिए जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव, मतलब पहले तीर्थंकर, ठीक है। कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है, तो आप इसको ये भी याद रखेंगे। बात करते हैं कि इसके 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। कौन से थे? 23वें तीर्थंकर इसके पार्श्वनाथ थे, जिसे सांपों का देवता कहा जाता है। पार्श्वनाथ को क्या कहा जाता है? सांपों का देवता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर की यदि मैं बात करूं तो 24वें तीर्थंकर आपके हो जाएंगे महावीर स्वामी। कौन से हो जाएंगे? महावीर स्वामी। और आप याद रखेंगे जो महावीर स्वामी है इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आप इनको भी याद रखें, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप वो भी याद रखेंगे। और अगर आपको लगता है कि क्लास अच्छी है तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए इसमें 3 रत्न थे। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। इसमें एक जैन साहित्य था जिसे क्या? आगम थे। नाम क्या था उसका? जैन साहित्य का आगम। जैन साहित्य का नाम आपका आगम था। इसमें कल्पसूत्र था जो कि किसकी है? भद्रबाहु की। कल्पसूत्र भद्रबाहु की, ठीक है। इसके बाद में इसमें 5 महाव्रत थे, महाव्रत दिए थे। कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये आपके 5 दिए थे। और ये 5वां जो जोड़ा है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है, ब्रह्मचार्य। किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। पहले 4 थे लेकिन 5वां किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद हमने जैन धर्म पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम इसके बाद में पदों के लिए आयु सीमा, ठीक है, कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। देखिए आपको कहीं भी मिल जाए राष्ट्रपति, क्या मिले आपको? कहीं भी राष्ट्रपति मिले, उपराष्ट्रपति मिले या आपको मिले कहीं भी राज्यपाल, तो कम से कम उसके बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी ही चाहिए आपकी। कहीं भी आपको राष्ट्रपति मिले, उपराष्ट्रपति मिले या आपको मिले राज्यपाल, तो उसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो कम से कम आपकी 35 वर्ष होनी ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा का एमपी बनने के लिए। राज्यसभा का एमपी बनने के लिए तो ये आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष राज्यसभा का एमपी बनने के लिए। बात करते हैं लोकसभा का एमपी बनने के लिए, तो लोकसभा का एमपी बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए। मतलब वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए तो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ये जो थी पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन होता है और उसके द्वारा क्या हो जाती है? उम्र 18 वर्ष हो जाती है। तो ये टॉपिक था आपकी पद के लिए आयु से संबंधित। इसके बाद हमारा टॉपिक आया कि घास के मैदान ये आपसे किस प्रकार से पूछेगा? ये आपसे ए भी दिया होगा और आपसे सीरियल वाई दिया होगा। उसमें सीरियल वाई में लगाने पूछ सकता है या फिर आपसे मिलान में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, लेकिन पूछेगा जरूर। आपको मैं ये बता दूं कि पूछेगा जरूर यहां से। इसके बाद बात करते हैं घास के मैदान पढ़ते हैं। पहला पंपाज घास का मैदान आपका अर्जेंटीना में है। पंपाज घास का मैदान कहां है? आपका अर्जेंटीना में। इसके बाद बात करते हैं लानोज। ये लानोज जो घास का मैदान है ये आपका वेनेजुएला में है। लानोज घास का मैदान कहां है? आपका वेनेजुएला में है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। बात करते हैं इसके बाद बेल्ट्स। ये बेल्ट्स जो घास के मैदान है साउथ अफ्रीका में। कहां है आपके? बेल्ट्स घास के मैदान आपके साउथ अफ्रीका में, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद पुस्ताद की बात करते हैं। पुस्ताद जो घास के मैदान है ये हंगरी में है। पुस्ताज घास के मैदान कहां है आपके? ये हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान। इसके बाद हम बात करते हैं डाउन्स। देखिए डाउन्स जो घास के मैदान है आपके कौन से? डाउन्स। ये डाउन्स घास के मैदान आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कहां है आपके? ऑस्ट्रेलिया में। आप इसको भी याद रखेंगे। एक घास का मैदान आपको मिलता है पियरी। ये पेरी जो घास का मैदान है पियरी, ये आपका नॉर्थन अमेरिका में मतलब उत्तरी अमेरिका में है पियरी घास का मैदान, ठीक है। तो आप यहां तक पढ़ चुके हम। पहला हमने अनुच्छेद पढ़े, उसके बाद में जैन धर्म के बारे में पढ़ा, हमने पदों के लिए उम्र के बारे में पढ़ा और उसके बाद में घास के मैदान पढ़े। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहां से आपके लिए क्वेश्चन बनता ही है बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए इसके संस्थापक
बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। गौतम बुद्ध थे जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। ठीक है, इनके पूर्व जन्म के बारे में कहां मिलता है? जातक कथाओं में। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म के बारे में मिलता है जातक कथाओं में। ठीक है, इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में इस टाइम जो है वो कहां है? नेपाल में है आपका। ठीक है, लुम्बिनी कहां है? नेपाल में। आप इसको भी याद रखेंगे। इनके घर त्याग को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। जब इन्होंने घर त्यागा तो उसको बोला गया महाविनिष्क्रमण। ठीक है, यहां देखिए, और उसके बाद इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया आपके? सर्वाधिक उपदेश आपके दिए श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहां दिया आपके? श्रावस्ती में। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, पहला उपदेश की यदि मैं बात करते हैं, पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया? तो पहला उपदेश ये देते हैं सारनाथ में। पहला उपदेश कहां देते हैं? अपने सारनाथ में। और जिसे क्या कहा गया? धम्म प्रवर्तन चक्र कहा गया। जो पहला उपदेश इन्होंने दिया अपना, उसे कहा गया धम्म प्रवर्तन चक्र, इसको कहा गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक हम बात कर चुके हैं। इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति ना कहां होती है, मतलब इनकी मृत्यु कहां होती है? तो इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर नारा में। ठीक है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिए, इन्हें गृह त्याग को क्या कहा गया? जब इन्होंने घर त्यागा तो क्या कहा? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसे कहा गया धर्म प्रवर्तन चक्र। और जब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तो इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। आप इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति। इन्हें बौद्ध गया में होती है ज्ञान की प्राप्ति। इसमें भी 3 पिटक थे। किसे? क्या? त्रिपिटक, मतलब 3 पिटक थे इसमें। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये भी 3 पिटक थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में त्रिरत्न की। तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये इनके 3 रत्न थे। ठीक है, देखिए इसमें अब क्या है कि जो बौद्ध धर्म है उसमें 4 संगीतियां हुई थी, मतलब 4 समितियों की बैठक हुई थी। देखिए, जैसे कि चौथी बौद्ध संगति में जो है पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो सब याद रखते हैं, लेकिन याद क्या नहीं रखा जाता? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष। आप इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। देखिए, इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा, जन्म, मोक्ष, ज्ञान और जन्म, तीनों इनका एक ही डेट, मतलब एक ही टाइम हुआ। जैसे कि वैशाख पूर्णिमा को क्या? मोक्ष और ज्ञान और जन्म। ठीक है, तो आप इसको ये भी याद रखेंगे। तो ये आपका था बौद्ध धर्म, यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए, पर्वतमाला के बारे में कुछ, सबसे लंबी पर्वत और उनके देश के नाम। ठीक है, मतलब उनके, देखिए एंडीज जो है, ये एंडीज पर्वत जो है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो रॉकीज पर्वतमाला जो वो कहां की? आपकी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी है। एटलस की बात करते हैं तो ये आपकी अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, एटलस। ठीक है, कोकिकस और अल्पस, ये कोकिकस और ये अल्पस को हम कह सकते हैं ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, कोकिकस या फिर अल्पस। ठीक है, दक्षिण अल्पस जो ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है। कौन सी? आपकी दक्षिण अल्पस। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूची। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। देखिए, पहला अनुसूची की बात करते हैं। पहली अनुसूची आपको बताती है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, पहली अनुसूची। ठीक है, अगली दो नंबर अनुसूची वेतन भत्ते के बारे में बताती है आपकी, अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 3 की बात करते हैं तो अनुसूची नंबर 3 शपथ के बारे में बात करती है। अनुसूची नंबर 3 किसके बारे में? शपथ के बारे में। अनुसूची नंबर 4 की बात करते हैं। 4 ये जो है ये आपका राज्यसभा की सीटों के बारे में बताती है, अनुसूची 4। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अनुसूची 5 की बात करते हैं। अनुसूची 5 जो बताती है SC ST के प्रशासन के क्षेत्र के बारे में और उसके नियंत्रण के बारे में बताती है, अनुसूची 5। अनुसूची 6 में आपके 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये आपके 4 राज्य हैं, ये अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में बात करते हैं तो ये शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा देखिए, राज्य सूची, संवर्धित सूची और संघ सूची, 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई। तो इसमें शक्तियों का बंटवारा है अनुसूची 7 में। अनुसूची 8 में बात करते हैं तो अनुसूची 8 में आपकी भाषाओं के बारे में है। अनुसूची 8 में आपका क्या है? भाषाओं के बारे में। अनुसूची 8 में ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया। अनुसूची 9 की बात करते हैं। देखिए, अनुसूची जो 9 है, क्या है आपकी? अनुसूची 9। अनुसूची 9 जो है आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? अनुसूची 9 आपका भूमि सुधार से संबंधित है। और ये जो जोड़ी जाती है, देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी यहां तक, लेकिन नवी अनुसूची जोड़ी जाती है। पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में। संविधान में पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, जिसके द्वारा क्या जोड़ी जाती है? अनुसूची जोड़ी जाती है भूमि सुधार से संबंधित। ठीक है, अनुसूची नंबर 9, पहला संविधान संशोधन
1951 में, ठीक है। उसके बाद में अनुसूची 10, अनुसूची 10 ये आपकी दल बदल से संबंधित है। किससे? आपकी दल बदल से संबंधित है अनुसूची 10। और अनुसूची 10 जो होती है ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा होती है। किसके? 52वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा अनुसूची 10 होती है। और ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है। आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। 10 की बात कर ली हमने। इसके बाद में 11 की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? 11 की, ठीक है। 11 की यदि मैं 11 की बात करते हैं तो देखिए 11 पंचायती राज से संबंधित है। आपकी अनुसूची नंबर 11 पंचायती राज से संबंधित है और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है? तो ये जो 11वीं अनुसूची है, कौन सी? 11वीं अनुसूची। ये 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, तो उसके द्वारा जोड़ी जाती है। 73वां संविधान संशोधन होता है, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची ये जोड़ी जाती है इसमें। और 11वीं अनुसूची में बात करते हैं तो ये इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए 11 है और 2 और 3 2 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। तो इसलिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय, ठीक है। इन दोनों को अंकों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। तो इससे याद रखेंगे, ठीक है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय। बात करते हैं 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची आपके नगर निकाय से संबंधित है। 12वीं अनुसूची आपकी नगर निकाय से संबंधित है, जिसमें 18 विषय हैं। आप इसको भी याद रखेंगे। और ये 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, इसके द्वारा ये जोड़ी जाती है, ठीक है। कौन सी? 12 अनुसूची। तो वर्तमान संविधान में आपके अनुसूची 12 है। अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। लेकिन मूल संविधान में पूछेगा तो उसमें अनुसूची आपकी 8 है। इसके बाद देखिए कुछ 4 आर्टिकल हैं, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, ये 4 और हैं। देखिए 330 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 330 बताता है, ये बताता है लोकसभा में SC ST के सीटों के बारे में। लोकसभा की SC ST की सीटों के बारे में आर्टिकल 330 बताता है। आर्टिकल 331 ये जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया होते हैं, इनके बारे में बताता है अनुच्छेद 331। लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडिया की सीट है, ये 331 बताता है इसके बारे में। आर्टिकल नंबर 332 आपको बताता है विधानसभा में SC ST की सीटों के बारे में। 332 किसके बारे में बताता है? 332 आपको बताता है विधानसभा की, किसकी? विधानसभा की SC ST की सीटों के बारे में। आर्टिकल नंबर 332। आर्टिकल नंबर 333, ठीक है। तो ये बताता है आपका विधानसभा में 1 एंग्लो इंडिया की सीटों के बारे में। तो ये थे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आपके बनने तय हैं। तो इसलिए मैंने आपसे सोचा कि मैं कम से कम टाइम में इस टॉपिक को मैं आपको समझाऊं। और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि आपके समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, जो मैंने आज आपके लिए दी है। यदि आपको ये अच्छी लगती है और मेरा ये मेथड अच्छा लगता है तो इसको एक बार शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि अब मैं इस प्रकार से भी एक क्लास आपकी 10 से 15 मिनट की जितनी भी वीडियो होगी, 2-4 मिनट जितनी भी होगी, वो मैं आपको पर डे देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।